स्वर्णिम भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। अभी तक हम पार्ट 9 तक देख चुके हैं और आज अपने पार्ट 10 लगभग समाप्ति की ओर है, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। अब कोशिश करेंगे इसी चैप्टर को पहले अपन जल्दी कर लें। आज अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रकूट वंश की, जो कि दक्षिण भारत में देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था, जिसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और इसके जो भी राजा महाराजा या जो भी शासक हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे, कोई भी वंश हो, आपको उस वंश के संस्थापक का नाम याद होना चाहिए, उसका अंतिम शासक कौन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और बीच में जो आप महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अपने ज़्यादा यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है नहीं, छोटा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 4 नंबर में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है और बाकी अपन एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन संस्थापक देखो, राष्ट्रकूट वंश संस्थापक की बात करें, स्थापना की बात करें, कब हुई थी? 736 ईस्वी में। किसने की थी? दंती दुर्ग ने, या इसी का नाम हमें क्या मिलता है? दंती वर्मन भी मिलता है, दंती वर्मन भी हमें नाम इसका मिलता है। आगे चलते देखो, आरंभ में ये वातापी या इस वातापी को ही क्या कहते हैं? बादामी। ये स्थान आपके कहाँ पड़ता है? ये पड़ता आपके कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। के चालुक्यों के सामंत कीर्तिवर्मन या कीर्तिवर्मादित्य को पराजित कर सत्ता हासिल की। देखो, आरंभ में बात करें राष्ट्रकूटों की तो ये क्या थे? ये चालुक्यों के सामंत थे। अब आप कहोगे सर सामंत क्या होता है? बिल्कुल सीधी सी भाषा में कहूँ, एक तरफ मतलब जागीरदार टाइप होता था या एक छोटा मोटा राजा टाइप होता था। जब राजा जैसे था आपके कीर्तिवर्मा, इसके पिताजी जो इसके विक्रमादित्य थे, उनके समय में ये वहाँ पे लगा हुआ था। क्या नाम था इसका? दंतीवर्मन। पिताजी के समय इसने खूब अच्छा काम किया। ये काम क्या करता था? जैसे सामंत क्या काम करते हैं? किसी राजा को अगर सैनिक सहायता देनी हो, कुछ मदद करनी हो, लेकिन अब जब राजा खुद ही कमज़ोर हो जाए तो अपना कई वंशों में हमें देखने को मिलता है कि सामंतों ने अपने कई वंशों में हमने भी देखा कि जब राजा कमज़ोर हो गया तो उसके अमात्य, उसके मंत्री ने उसकी हत्या कर दी। कई जगह हमने भी देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ? राजा की शक्ति कमज़ोर हो गई, राजा कमज़ोर हो गया, खुद निर्बल था। तो सीधी सी बात, जो सामंत है उनका इस तरफ क्या हो गया था? बढ़ गया था। तो इसी सामंत ने, क्या नाम था इसका? दंती दुर्ग। इसी सामंत ने किसको पराजित किया? कीर्तिवर्मादित्य को पराजित कर सत्ता हासिल कर ली। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो स्थापना किसके संस्थापक कौन है राष्ट्रकूट वंश का? दंती दुर्ग, आपको याद रखना है, या दंती वर्मन। ये आरंभ में किसके सामंत थे? ये चालुक्यों के सामंत। देखो, चालुक्य, चोल, पल्लव, ये जो भी है आपके, इनके बारे में अपन इनके बाद में वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वहाँ डिटेल से इनको देख लेंगे। तो चालुक्यों के सामंत थे, कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर सत्ता हासिल कर ली। ठीक है, दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी, पराजित कर दिया। तो सीधी सी बात है, सत्ता किसके हाथ में आ गई? किस दंती दुर्ग या दंती वर्मन के हाथ में आ गई। तो सत्ता यहाँ से कह सकते हैं कि चालुक्यों के हाथ से क्या चली गई? सत्ता। लेकिन वे धीरे धीरे कोशिश तो कर रहे थे। राजधानी आरंभ में क्या थी? नासिक। इसने उज्जैन में, मध्य प्रदेश, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, बताया हुआ सब, हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया, दान से संबंधित था। इसमें खास बात कुछ भी नहीं, इसमें एक खास बात यह है कि इसमें जो प्रतिहार शासक थे वो जो प्रतिहार थे वो इसमें क्या थे? द्वारपाल। तो अपन कह सकते हैं कि ये कितने शक्तिशाली या कितना शक्तिशाली ये वंश रहा होगा। इसमें आपके गुर्जर प्रतिहार इसमें द्वारपाल का रूप में कार्य कर चुके हैं। वैसे अपन कहेंगे प्रतिहारों की सत्ता धीरे धीरे बाद में और विकसित होगी, लेकिन अभी यहाँ द्वारपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा करवाया गया था। आरंभिक राजधानी की बात करूँ तो नासिक, और महत्वपूर्ण राजधानी की बात करें तो आपके मान्यखेत, वो भी आपके दक्षिण भारत में पड़ती है। अब जो इस दंती दुर्ग के बाद में इसका चाचा शासक बना, कई बार अपन देखते हैं बेटा बनता है, वो बनता है, लेकिन यहाँ पे जो योग्य शासक था वो बना। तो कह सकते हैं कि दंती दुर्ग के बाद में इसका जो चाचा था, दंती दुर्ग का चाचा, वो शासक बना। ये कौन सी प्रवृत्ति का था भाई? साम्राज्यवादी प्रकृति। साम्राज्यवादी प्रकृति में कई बार समझा चुका क्या होती है? सीधी सी बात है, अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। ये नहीं सोचना भाई जितना है उतने में काम चला लेंगे, नहीं, अपने साम्राज्य का बस किसी भी स्थिति में विस्तार करते रहना, बस ये सोचना ये जगह भी मेरी हो जाए, ये जगह भी मेरी हो जाए। तो इस मतलब ये प्रकार की प्रवृत्ति होना। वातापी के चालुक्यों को पूर्ण रूप से इसने नष्ट कर दिया। इस कीर्तिवर्मादित्य को पराजित किया था दंती दुर्ग ने, किया था, लेकिन मैंने कहा था ये धीरे धीरे और कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको पूरी तरह से ही नष्ट कर दिया, मतलब यहाँ से जड़ से ही हटा दिया। कहाँ से? ध्यान रखना, चालुक्यों की भी 2 शाखाएं थी।
मुख्यतः ये देखो पूर्वी चालुक्य और ये पश्चिमी चालुक्य, इसके बाद इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। वेंगी के चालुक्य मैसूर के गंगों को भी पराजित किया। कृष्ण प्रथम ने वेंगी के चालुक्य, ये वेंगी कहाँ है, ये अपन जिसे हमने कलिंग कहा था, कलिंग याद आ रहा होगा, अशोक 261 ईसा पूर्व, चलो जो भी है, तो ये अपन उड़ीसा साइड कह सकते हैं। तो उड़ीसा या अपन जो पूरी भारत मतलब उस साइड में अपने जो वहाँ के जो चालुक्य थे, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी, तो पूर्वी के चालुक्यों को भी इसने हराया। मैसूर में गंगों को भी पराजित किया। मैसूर कर्नाटक में कौन सी एक जाति थी जो शासन करी थी, गंग, उनको भी इसने पराजित किया। इसके अलावा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको याद रखना है, वो इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। आपसे सीधा यही पूछेंगे, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया, तो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे शासक बनता है ध्रुव। वो दूसरी चीज़ कुछ समझ में नहीं आए, एक ही तरीका है, वीडियो को रिवाइंड करो, देखो। अब मैं वापस से समझाऊंगा, वीडियो लंबा होगा, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा क्या है, आप खुद ही जब आपको लगे भाई समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस देखो। ध्रुव प्रथम की बात करें तो इसने धारावर्ष की उपाधि धारण की थी, इसी कारण से ध्रुव को धारावर्ष भी कहते हैं। उत्तर भारत में इसने अभियान चलाया। देखो खास बात क्या थी, अभी तक ये सारे दक्षिण भारत में अभियान कर रहे थे इधर वाले में, लेकिन इसने ध्रुव ने खास बात क्या थी, इसने उत्तर भारत में भी अभियान स्टार्ट कर दिया। इसने कहा उत्तर भारत में भी मुझे जीतना है। त्रिसत्तात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप। देखो त्रिसत्तात्मक क्या है, एक भारत की बात करें, जैसे भारत की बात करें, यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में बताया था फर्रुखाबाद, आसपास अपने एक स्थान बताया था कन्नौज, क्या कौन सा स्थान बताया था, कन्नौज। ये क्या एक्चुअल बीच में पड़ता था, ऊपर जाना है तो आपको वहाँ काम आता, इस साइड में जाना तो इसके लिए सब लड़ रहे थे। देखो यहाँ था आपके गुर्जर प्रतिहार, कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार। इस शासक में हमने चर्चा कर ली थी, पाल वंश था, कौन सा था, पाल, पढ़ लिया पाल को हमने अच्छे से। इसके अलावा यहाँ आपके हम कह सकते हैं राष्ट्रकूट थे, तो ये तीनों लड़ रहे थे आपस में, कभी ये इसको हराता कभी इसको चलाता, ये 100 साल तक युद्ध चलता रहा। तो कह सकते हैं कि यहाँ से इसने इस संघर्ष में क्या किया, हस्तक्षेप कर लिया। इसने वत्सराज को हराया। अब आप कहोगे सर वत्सराज कौन है, सीधी सी बात है, इस संघर्ष में पड़ा है तो इसने गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था उस समय, क्या नाम था उसका, वत्सराज, उसको हराया। इसने ध्रुव ने गंगा यमुना को प्रतीक चिन्ह बनाया, अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह बनाया गंगा यमुना को। इसका मतलब अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उत्तर भारत की तरफ उसका पूरा ध्यान था। तो इसमें खास क्या बात है, त्रिसत्तात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप किसने किया सबसे पहले, राष्ट्रकूट कौन सा शासक था, ध्रुव। इसके अलावा उत्तर भारत में अभियान किया तो ठीक है, बस ये भी ठीक है। गोविंद तृतीय की बात करें नेक्स्ट, नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल कराया। ये पाल कौन सा था, याद आ गया होगा, धर्मपाल में भी हमने लिखाया था पाल वंश में। इसके अलावा नागभट्ट द्वितीय कौन था, आगे चर्चा वैसे अपन करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की, उसका भी एक महान शासक था। उसके अलावा अब देखते हैं अमोघ वर्ष के बारे में, ये सबसे महान शासक था। अपन राष्ट्रकूटों की बात करें तो सबसे महान शासक कौन सा था, अमोघ वर्ष। इसने मान्यखेत मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। मान्यखेत आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, राष्ट्रकूटों की राजधानी आपसे पूछ सकते हैं। आरंभिक नासिक थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण राजधानी थी वो आपकी कौन सी थी, मान्यखेत थी, माल्यखेत या मान्यखेत। कहाँ पे थी, आपके अपन कह सकते हैं दक्षिणी भारत साइड में को राजधानी बनाए। कविराज मार्ग, भाई होता क्या है, जब राज्य अपना इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि अपने अब टेंशन मन में नहीं रहती कि कोई अपने ऊपर आक्रमण करेगा, आसपास कोई राजा इतने बड़े रहते नहीं, तब क्या होता है, तब सीधी सी बात है कई कलाओं को संरक्षण मिलता है। कलाओं को संरक्षण कैसे, भाई किसी चीज़ का हमें डर ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, कोई हमारे ऊपर वो कर देगा, तो क्या सीधी सी बात है संगीत कला, अपने लिखित कला या जो भी अपने कई सारी कलाएं, उन सभी को क्या मिलता है, संरक्षण मिलता। तो इस समय भी संरक्षण मिला अमोघ वर्ष के समय, क्योंकि इसके पास खूब बड़ा राज्य हो गया था। इसने खुद ने एक कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिखा, कविराज मार्ग, किसके द्वारा लिखा गया, अमोघ वर्ष के द्वारा। इसके दरबार में कई सारे प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे, जिनसेन के द्वारा भी एक ग्रंथ लिखा गया था, आदि पुराण। इसके बाद कृष्ण तृतीय, चोल राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार। चोल राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, कौन कौन प्रमुख राजा, आगे चर्चा हम करेंगे। अपन कह सकते हैं चोल राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार किसने किया, कृष्ण तृतीय ने। इसके बाद कर्क द्वितीय, इसको आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि ये इनका कौन सा शासक है भाई, यह इसका अंतिम शासक है। कौन सा शासक है, अंतिम शासक है, इसलिए इसको भी याद करना महत्वपूर्ण है। तो चालुक्य राजा तेलव द्वितीय ने, चालुक्य राजा कौन है, तेलव द्वितीय। अब ये मत कहना सर चालुक्यों को तो समाप्त कर दिया था, पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, अभी जो आपके पूर्वी चालुक्य वाले जो राजा थे वो अभी भी शेष थे, वो वहाँ पे शासन कर रहे थे। तो चालुक्य राजा तेलव द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय को परास्त कर मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। बस ये अपने राष्ट्रकूट वंश कंप्लीट हुआ। वैदिक धर्म के समर्थक थे, भव्य मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया।
ये आपको कैलाश मंदिर को अच्छे से याद रखना है, जरूरी है। अरबों ने इनको बलहारा कहा है, बलहारा का मतलब बलराज, क्योंकि इन्होंने अरबों का सफल प्रतिरोध किया था, मतलब उनको यहाँ पे आने नहीं दिया था। तो अरबों ने, अरब क्या है, अरब जाति, जो अपने कह सकते हैं कि ये जो भारत हमने बनाया था इस साइड से अरब क्षेत्र, ये पूरा का पूरा यहाँ से ये अपने भारत में एंटर होना चाहते थे। यहाँ यहीं से क्यों, देखो अपने भारत की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ हिमालय पड़ जाता है, पूरा एंट्री पॉसिबल नहीं है, ये महासागर पड़ जाते हैं, एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो एक ये स्थान बचता था मुख्यतः, जहाँ से ये जो भी आक्रमणकारी यहाँ से आते थे तो इनका सफल प्रतिरोध इन्होंने किया था। गुर्जर प्रतिहारों ने भी किया, अपन देखेंगे 300 साल तक गुर्जर प्रतिहारों ने हमारी रक्षा की, इसलिए इनको प्रतिहार कहते हैं। तो कई सारी चीज़ें अपन गुर्जर प्रतिहारों के समय देखेंगे। तो यहाँ तक हमें खास बात, अरबों ने इसको बलहरा का मतलब बलराज की, ये बहुत ही ताकतवर है। यहाँ देखें अपन मैप में तो ये अपने ऊपर विंध्य पर्वत बनाई, नर्मदा ताप्ती है, ये यहाँ पे आपके पश्चिमी चालुक्य थे। यहाँ पे आपके राष्ट्रकूट, इनको कल्याणी के चालुक्य भी कहते हैं, जिनकी राजधानी कल्याणी थी, ये लिखी हुई देखो यहाँ पे बनाई। राष्ट्रकूटों की कौन सी थी, मान्यखेत थी। पूर्वी चालुक्य की कौन सी थी, वेंगी, ये देखो कलिंग उड़ीसा साइड में। ये कृष्णा नदियाँ, यहाँ पे आपके चोल थे, ये लास्ट में आपके पांड्य थे, ये कावेरी नदी है। तो कुल मिला के छोटा सा बेसिक आप समझ सकते हैं, अपने राष्ट्रकूट वंश भी कंप्लीट हुआ। आज का आपका क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटकों के आपको नाम बताने हैं, बिना आपको पीछे देखे हुए। अपने पीछे रिवीजन आपको नहीं करना है, पीछे अभी आपको जैसे याद आ जाना चाहिए कि कौन कौन से 3 नाम थे। अगर आपके मुंह पर याद आ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, और नहीं आ रहे तो मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ी और मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आप राष्ट्रकूट वंश अच्छे से पढ़िए। गुर्जर प्रतिहार के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।